Assalamualaikum students. We are continuing with our chapter disaster management. Today what we will learn about what are the objective of disaster management. Why we do the disaster management? So let's begin the chapter. In the first, what are the points? Here in the picture is given disposal of human life suffered during calamities and release of trapped people. Those who are already there, who died. If you are just seeing that here and there people are dying, इंसान का लाश इधर रखा हुआ है और सड़ रहा है, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो उसको जल्दी से जल्दी क्या करते हैं? डिस्पोज करते हैं, तो उसको दफन करते हैं, क्योंकि एक तो हमें देख के टेरर लगेगा, प्लस वो इन्फेक्टेड हो गया तो उससे फिर बीमारी फैलेगी, तो उसको डिस्पोज करते हैं। प्लस जो सफर जो इंजर्ड पेशेंट है तो उनको क्या करने का, टैब है या मलबा के अंदर, बिल्डिंग गिरे मलबा के अंदर उसको निकालना इसी तरह से, उसके बाद फौरन को हॉस्पिटल में पहुंचाना, ये इम्पॉर्टेंट है। हमारा ऑब्जेक्टिव है डिजास्टर मैनेजमेंट का, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद देखते हैं, देखो यहाँ पे मलबा गिर गया तो पब्लिक जो फंसी हुई उसको फौरन निकालना। उसके बाद जो एसेंशियल कम्युनिटीज है, खाना पीना, फर्स्ट एड, तो वो उनको प्रोवाइड करना कि ऑलरेडी वो इंजर्ड है, ऑलरेडी टेंशन में, उसके बाद वो भूखे प्यासे रहेंगे तो दे विल डाई, तो उनको एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना। मेडिसिन है, डायबिटीज पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, तो उनको मेडिसिन जिन्हें प्रोवाइड करना इम्पॉर्टेंट है। उससे क्या होगा कि जो अफेक्टेड लोग हैं, जो मरने वाले का संख्या कम हो जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर ये हो गया तो अगर एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, देखो विंटर है तो कपड़े लत्ते सब दे रहे हैं, उनको खाना पीना दे रहे, तो दैट इज द एसेंशियल कम्युनिटीज में इंक्लूड हुआ। अभी इंसान अभी जो हो गया उसको तसल्ली देना, रिकॉन्सिलेट करना, उनको बताना कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। रिकॉन्सिलेट करना, समझाना बुझाना और उनको आइडिया देना कि ठीक है किस तरह से आप हेल्प आएगा आगे फ्यूचर में, तो एनजीओ हेल्प करेंगे, आप अपने आप को बर्दाश्त करो, क्योंकि किसी का फैमिली का 3-4% इंजर्ड हो गया होगा, इंतकाल हो गया होगा, तो हाउ ही विल सस्टेन, तो उनको तसल्ली देना भी इम्पोर्टेंट है। आप किधर से जाने का है, कैसे बचने का आपको नेक्स्ट टाइम, तो दिस आर द इम्पोर्टेंट। रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिजास्टर विक्टिम, उनको कहीं से वापस से बसाना नए जगह पे, या वही उनकी प्रॉपर्टी में वापस से उनको सेटल करना। अभी स्टार्टिंग में कि आप किस तरह से रह सकते किधर, तो ये फिर ऑब्जेक्टिव है किसका, डिजास्टर मैनेजमेंट का। अभी डिजास्टर तो हो गया, सच डिजास्टर वापस से नहीं है तो उसके लिए क्या प्रिवेंटिव है? अगर फ्लड आ रहा है तो जो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना, साइक्लोन आ रहा है तो कोस्टल एरिया में जो रहने वाले हैं तो उनको ऊंचे एरिया में जाके शिफ्ट करना, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। तो किस तरह से रिड्यूस करें ताकि फ्यूचर में अगर आए तो कम हो, उसका इंटेंसिटी कम हो जाए, जो डिजास्टर हुआ वो नहीं आए, अगर आए तो उसको इंटेंसिटी, उसको जो नुकसान करेगा उसको रिड्यूस करना, दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जो ऐसे घर रहते हैं, कमजोर घर रहते हैं, उनको भी कि थोड़ा सा नजर आया वो गिर जाएगा, तो इसलिए क्या करते हैं, उसको पहले से शिफ्ट कर देते हैं वहां पे पब्लिक। फिर साइंटिफिक रिसर्च करके कि हाउ टू इम्प्रूव, जो मेथड है डिजास्टर का उसको और कैसे इम्प्रूव किया जाए फ्यूचर में, ताकि एबिलिटी फेस करने का एबिलिटी हो, डिजास्टर को रिड्यूस करने का एबिलिटी इम्प्रूव हो जाए। इसको रिसर्च करके कहीं और जापान में आया, तो हाँ जापानी लोग फेस किया ऐसा, तो इंडिया में जब आएगा तो हम लोग को ऑलरेडी रहेगा, अच्छा वो लोग इस तरह से इम्प्रूवमेंट किए थे तो हम लोग भी ऐसा करेंगे, तो ये मेथड हो सकता है। अब ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, ये सब एग्जीक्यूट करते कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना, ये प्लानिंग को ये एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं डेटा को, तो ये सारी चीज किसमें आएगा, मैनेजमेंट में आएगा, डिजास्टर को मैनेज करने में आएगा।
स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, या किस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारे प्लानिंग को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट में आएगा। हमारे डिजास्टर को मैनेज किए हमने, ये इंक्लूड हो जाएगा इसमें। डिजास्टर मैनेजमेंट कैन बी इंक्लूड डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ये वापस से दो पार्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ है कि पहले डिजास्टर होने से पहले कैसे मैनेज करना है, डिजास्टर होने के बाद किस तरह से मैनेज करना है। तो लेट्स सी, होने से पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हाँ किस तरह से इसको फेस करने का। हमें साइक्लोन आ रहा है तो वहाँ से लोगों को शिफ्ट करना, फिशरमैन को रोकना कि नहीं जाए वहाँ पे शिफ्ट ओशन में। लोग आइडेंटिफाई द प्रो डिजास्टर एरिया, जो एरिया में आ रहा है वो उसको आइडेंटिफाई करना कहाँ पे एग्जैक्टली आएगा। फिर किस तरह से उसको रोक सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, हज़ार्ड को क्या क्या तबाही निकाल सकता है। तो जैसे बिल्डिंग में भी ऊपर ये लगते हैं, पतरा लगाया जाता है। तो साइक्लोन आता है समुद्र एरिया में, तो क्या हुआ, पतरा को क्या करे, वो अपने साथ ब्लॉक कर देगा। तो इसलिए अब मानो को टीएमसी या जो म्यूनिसिपैलिटी वाले वो अलाउ नहीं करते हो ऊपर में पता लगाना कि कभी भी तेज हवा आएगा तो ऊपर से उड़ जाएगा वो, और उड़ के वो इतना भारी चीज कहाँ पे जाएगा, प्लस वो बिल्डिंग को नुकसान होगा, बिल्डिंग से उड़ेगा तो वो उससे ईट निकलेगी। तो इट विल बी हार्मफुल टू द एरिया पीपल लिविंग देयर। और क्या करता है, ट्रेनिंग देना, लोगों को ट्रेन करना, उसके लिए स्पेशल टीम बनाना कि हाँ कभी ऐसा आएगा, ज़लज़ला आया, कभी फ्लड आया, तो स्पेशल टीम बनती है उसको ट्रेनिंग देना, ये भी इम्पोर्टेंट है उसमें। पब्लिक में अवेयरनेस करना, जिन्हें पब्लिक में किस तरह से या मास मीडिया में किस तरह से हम लोग अवॉइड कर सकते हैं डिजास्टर को, या डिजास्टर के इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना कि आने वाला है, ऐसा साइक्लोन आने वाला है, फ्लड आने वाला है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने वाला है। तो हम लोग मास मीडिया में पब्लिक को अवॉइड कर सकते हैं क्या करने का क्या नहीं करने का उसमें। प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी, अभी हो गया डिजास्टर हो गया तो अभी क्या करने का, सबसे पहले विक्टिम को बचाने का, विक्टिम को नेसेसरी इक्विपमेंट कम्युनिटीज प्रोवाइड करने का। अभी जो लोकल लोग हैं, अभी बड़े बड़े टीम तो फॉरन नहीं आ सकते, दिल्ली से टीम तो नहीं आएगी। अगर यहाँ पे मुमरा में पता हफ्ता कुछ हुआ, खाने में हुआ, तो दिल्ली से तो फॉरन टीम नहीं आएगी, या जो रेस्क्यू टीम है वो बाद में पहुंचेगी। जो लोकल लोग हैं वो बेस्ट होते हैं, उनको इनकरेज करना कि आप कम एंड हेल्प द पीपल, तो उनको विक्टिम को हेल्प करने के इनकरेज करना, और किस तरह से हेल्प कर सकते हैं वो भी उनको बताना विक्टिम को। क्विक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ सेंटर में जो भी है कि कितने मरे तो उनका लिस्ट बनाना, उनके हॉस्पिटल में गए उनको क्या क्या चीज़ चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, कौन सा हॉस्पिटल में प्रोवाइड करने का, एम्बुलेंस भेजने का, तो ये सब चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है इस्टेब्लिशमेंट में। अभी क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है वहाँ पे, फ्लड आ गया तो लोगों के अंदर गंदा पानी गया होगा, तो वहाँ पे एंटीबायोटिक लगेगा। अगर बिल्डिंग गिरी तो इंजर्ड हुए होंगे, तो इंजरी के लिए क्या स्ट्रेचेस चाहिए लोगों को कैरी करने के लिए, उनको उनके लिए बिल्डिंग के मलबा के अंदर है तो स्लिप डॉग होता है कि वो आवाज़ सुनते हैं, या ऐसा मेजरमेंट कोई लोग चिल्ला रहे नीचे आवाज़ नहीं आ रहा है, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा साउंड को, उसके बाद वहाँ से पब्लिक को शिफ्ट कर सकते हैं, हम लोग हटा सकते हैं मलबा को। तो डिफरेंट मटेरियल चाहिएगा लोगों को रिसीव करने के लिए, तो वो भी डिजास्टर मैनेजमेंट में इंक्लूड होगा। बीइंग अवे ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर डिजास्टर, हमेशा तैयार रहना कि कोई भी डिजास्टर इस तरह से आता है कॉमन यहाँ पे, उसके लिए रेडी रहना। मेन एस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, क्या है, प्रिपरेशन। उसके लिए पहले से क्या आप करें, तैयारी करें कि कुछ भी आ रहा है तो हम लोग तो किस तरह से मिनिमाइज करें, किस तरह से कम करें या किस तरह से अवॉइड करें, उसके लिए रेडी होना। तो ये एस्पेक्ट में आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट के एस्पेक्ट में आएगा। रिडेम्पशन में क्या होगा, अगेन वही रिड्यूस करना। प्रिपरेशन में हुआ, रिडेम्पशन में किस तरह से रिड्यूस करना, प्रिपरेशन में तो बहुत सारे है कि मास मीडिया में अवॉइड करना, बोलना, इन्फॉर्म करना, रेस्क्यू टीम को पहले से अलर्ट कर देना। रिडेम्पशन में कैसे उसका डिजास्टर को रिड्यूस कर रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक है प्रिपरेशन का ही हिस्सा ये रिडेम्पशन। प्री प्रिपेयर्डनेस, अभी डिजास्टर आ गया
तो सबसे पहले क्या करना, लोकल को तैयार करना, वहाँ पे एनजीओ को तैयार करना, वहाँ पे जो हॉस्पिटल टीम है उनको रेडी करना, तो प्रिपेयरनेस हो गया। लेकिन सबसे पहले प्रिपरेशन क्या करेंगे वो उसमें इंक्लूड होगा। इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर किस क्या क्या इम्पैक्ट किया है, जब एक बार आ गया तो क्या क्या कितना उसका इम्पैक्ट है वो चेक करना। हाँ, कितने लोग मारे गए, कितने लोग इंजरी हुए, तो इंजरी के लिए कम पड़ जाए, 5,000 लोग गए तो हॉस्पिटल इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे इंजरी के लिए, तो कहाँ पे शिफ्ट करना वो उसमें इंक्लूड होगा। रिस्पांस एंड रिसर्जेंस, रिस्पांस में अभी इंक्लूड होगा कि किस तरह से विक्टिम है उनको रिहेबिलिटेशन किया जाए, उनको वापस से नॉर्मल लाइफ ले आया जाए, वो एरिया को नीट एंड क्लीन करना, वो एरिया को वापस से बसाना, तो रिस्पांस एंड रिसर्जेंस में इंक्लूड होगा ये। रिस्टोरेशन मतलब कि वापस से नॉर्मलाइज, टोटली नॉर्मलाइज किया जाए। तो रिसर्जेंस मतलब अर्जेंट में अभी वो कहाँ पे रहने का, कैंप में रहेंगे या थोड़ा बहुत उनका घर बना दे, जैसे पहले जैसा तो डेवलप नहीं होगा। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स दिया जा रहा है कि पहले अभी मैक्सिमम उनको क्या इतना चीज के लिए वो नॉर्मलाइज हो जाए। रिस्टोरेशन मतलब वापस से जैसे था वैसा ही कर दे, तो रिस्टोरेशन इज इंक्लूडेड इन दैट थिंग। तो ये सारे एस्पेक्ट क्या करते हैं, इंक्लूड होते हैं किसमें, डिजास्टर मैनेजमेंट। स्ट्रक्चर क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, जो अथॉरिटी है, जो टीम है गवर्नमेंट का, वो कैसे स्ट्रक्चर करती है, कौन कौन से लेवल पे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखते हैं फ्लो चार्ट में, सबसे पहले कौन देगा कि हमें कौन बता रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो हमें वार्निंग देगी। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करती है, क्लाइमेट के बारे में बताती है, साइक्लोन आने वाला है, फ्लड, बारिश बहुत ज्यादा होगी, तो वो किसको बताएगी, प्राइम मिनिस्टर, नेशनल जो डिजास्टर मैनेजमेंट है प्राइम मिनिस्टर के अंडर में उसको बताती है। ये अभी नहीं इंक्लूड हुआ, ये एक्ट बनाया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड किया जाएगा, सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेट लेवल में होने वाला है, चीफ मिनिस्टर के अंदर में कमेटी है, उनको इंक्लूड किया जाएगा, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, उनको उसे रिच किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो ही इज द चीफ मिनिस्टर, द चेयरमैन, एंड नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन। उसके बाद अब स्टेट तो बहुत बड़ा है, जैसे महाराष्ट्र है, कोकण एरिया में भी साइक्लोन आया था, तो नागपुर वाले को इंक्लूड करके क्या फायदा, उनको अलर्ट करके कुछ फायदा रहेगा नहीं। तो वी हैव टू इंक्लूड द कोकण एरिया, द डिस्ट्रिक्ट इन द कोकण एरिया, द चीफ मिनिस्टर विल टॉक विद द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन द कोकण एरिया, थाने में, रायगढ़ में, रत्नागिरी में, इनको इंक्लूड करेंगे, इनको इनसे टॉक करेंगे। अब वो कलेक्टर क्या करेगा कि अपने लेवल पे जो तालुका है, जैसे मुमरा कलवा एक तालुका हो गया, दीवा एक अलग हो गया, दीवा नीचे एरिया, तो वहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे कि फ्लड आएगा तो वो एरिया में डूब जाएंगे, तो उनको ज़्यादा अलर्ट करना। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो रहेंगे वो नॉर्मल पुलिस से, हॉस्पिटल से, ये सबसे रब्ता करेंगे। अगर विलेज है तो विलेज में तालुका वाले किसी करेंगे, सरपंच से करेंगे विलेज लेवल पे। तो इस तरह से हमारा फ्लो चार्ट बनता है किसका, अथॉरिटी का। अब ये जो तीन अथॉरिटी है, सरपंच, तहसीलदार तालुका में और कलेक्टर, ये तीनों क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहता है इनका। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो नहीं आएंगे वो डिस्ट्रिक्ट में अभी फॉरन, अभी एक हफ्ता 10 दिन तो नहीं आएंगे, वो आएंगे लेकिन जब उनको मतलब लगेगा पैसा तो या उनको आने में टाइम लगेगा, तो ये जो है इनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहेगा ये एरिया में। हाँ, जहाँ पे डिजास्टर हुआ, कौन कौन, सरपंच, तहसीलदार, कलेक्टर, वो कैसे डिजास्टर को रिड्यूस करने के, उसको रिहेबिलिटेशन करने के, रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए फिर बाद में वो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर भेजते हैं टीम को, रेस्क्यू टीम को भेजेंगे। लेकिन पहले ये लोग को दे हैव टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। बाद में एनजीओ ये सब आती है, वो फंडिंग देते हैं, तो चीफ मिनिस्टर को फंडिंग देंगे, प्राइम मिनिस्टर को फंडिंग देंगे, तो फिर वहां से फंड आता है, नीचे की तरफ फंड आती है, हमें कलेक्टर के पास आएगा, कलेक्टर से तहसीलदार, तहसीलदार से सरपंच के पास आएगा, या रेस्क्यू टीम आया, जो भी एड आया, तो ऐसे इस तरह से पहुंचती है। जैसे अभी कोरोना वायरस का था, तो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी स्टार्टिंग से हर कंट्री में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में एक कमेटी होती है जो फंडिंग के लिए होती है, जो फंड लेती है, लोगों से फंड लेती है, या जो पहले से टैक्स की उनके पास है। अभी नरेंद्र मोदी ने, वो गवर्नमेंट की होती है, अभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, नरेंद्र मोदी ने एक पर्सनल प्राइवेट फंडिंग का बनाया, जो उनके खास उनका रहेगा, उनमें लोगों को फंडिंग के लिए कहा, जिसको प्राइम मिनिस्टर केयर फंड बोला जा रहा है, तो उसमें क्यों पूछ नहीं सकता कि कितना फंड आया, आपने किस तरह से खर्चा किया। तो दिस इज द न्यू थिंग नरेंद्र मोदी
और प्राइम मिनिस्टर हैज स्टार्टेड कि प्राइवेट उन्होंने स्टार्ट किया। पहले क्या होता था, पब्लिक फंडिंग होता था, पब्लिक मार्क होता था कि हाँ इतना फंड आया गवर्नमेंट के पास और इतना ये खर्चा हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, तो ये होता था। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, प्राइवेट स्टार्ट किया। नो वन कैन क्वेश्चन हिम कि आपने खर्चा किया कि नहीं किया, कहाँ पे खर्चा किया, अब कितना फंड आया था। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अभी ऊपर से नीचे, नीचे से इधर, अब इसके लिए क्या हुआ, प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया था 2005 में। इस तरह से हमें डिजास्टर को हैंडल करने का, उसके लिए एक एक्ट गवर्नमेंट को क्या करने का है, उसके लिए ये काम किया गया। अभी देखो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट में, वो क्या करेगा, वो कलेक्टर क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल है रिहैबिलिटेशन सेंटर को स्टार्ट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या होता है, वो उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो जाके चेक करेगा कि हाँ कैसे हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं, प्लानिंग हो रहा है कि नहीं, कोऑर्डिनेट हो रहे हैं पुलिस से, फिर हॉस्पिटल से प्लानिंग हो रहा है, लोकल से प्लानिंग हो रहा है, कोऑर्डिनेट हो रहा है कि नहीं, सारी चीज़ इंस्ट्रक्शन देना, रिव्यू करना, इंटायर सिस्टम का वो कलेक्टर के अंडर में होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये सारे काम करते हैं। स्कीम को अगर कुछ आया, फंडिंग आया, तो वो स्कीम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं, तो सारी चीज़ कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेंगे, इसमें सैंक्शन करेंगे। जो भी स्टेट में चाहिए था, ये डिस्ट्रिक्ट में इतना नुकसान हुआ, तो स्टेट से पैसा मांगते हैं तो, या रेस्क्यू टीम मांगते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा। तो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल टीम क्या करती है, इसको इमीडिएटली रिस्पॉन्स करेगी, इम्पैक्ट को देखेगी, बताएगी, इन्फॉर्म करेगी और दूसरी एजेंसी को इन्फॉर्म करेगी, आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ ये कम हम लोग का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है, हमें ये चीज़ लगेगी। कम्युनिकेशन सिस्टम जो भी है वो इन्फॉर्म करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाले, स्टेट लेवल को स्टेट वाले, प्राइम मिनिस्टर को, तो फिर इस तरह से वहाँ से इन्फॉर्म किया जाएगा और बुलाया जाएगा। बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को वो इंक्लूड करते हैं, वॉलेंट्री वो आके हेल्प करते हैं। अभी देखो फर्स्ट एड होता है, फर्स्ट एड क्या है कि सबसे पहले जो एक आदमी इंजर्ड हो चुका है तो उसको सबसे पहले एड दिया जाए, ताकि हॉस्पिटल जाते जाते तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो काफ़ी ज़्यादा ब्लड उससे क्या फ्लो हो जाएगा, या वो वहाँ तक पहुँचने से पहले क्या होगा, डेड हो जाएगा। तो उसको जो फर्स्ट रिलीफ है, जो नीड है, तो उसको दिया जाएगा, तो उसको फर्स्ट एड बोलेंगे, या इमरजेंसी एक्शन में क्या करने वाले हम लोग वो देखते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट एड का किट बनाया जाता है। फर्स्ट एड के बारे में पहले भी बताया गया ऑलरेडी आपको, और यू शुड नो कि फर्स्ट एड क्या होता है। तो उसके बारे में हम देखिए फर्स्ट एड होता है क्या, ये क्या इमरजेंसी सिचुएशन में सबसे पहले जो नीड है वो दिया जाएगा। मे बी किस तरह से ट्रांसपोर्ट करने का, अपने पीछे कैरी करने का, जो इंजर्ड हो गया, दो आदमी मिलकर कैरी कर रहा है, या एम्बुलेंस बुलाया जाता है, एम्बुलेंस तक कैसे पहुंचाया जाएगा, ये सब मेथड उसमें इंक्लूड है। मेजर और माइनर डिजीज से कोई भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा फर्स्ट एड में, चाहे वो सिंगल आदमी बना हो उसके लिए भी फर्स्ट एड है, ज़्यादा भी ग्रुप ऑफ पर्सन बना हो उसके लिए फर्स्ट एड है। जैसे एक्सीडेंट हो गया, स्टैम्पेड हो गया, लोग कुचल जाते हैं धरती में, देखो हज में ऐसा हुआ था, लोग एक दूसरे को कुचल दिए थे, बहुत ज़्यादा रश हो गया था जिस तरह से। तो ये सारी चीज़ इसमें फर्स्ट एड में इंपॉर्टेंट है। कुत्ते ने काट दिया है या इंजर्ड हो गया है, झगड़ा हुआ है, तो फर्स्ट एड क्या करेंगे, उसको वहाँ पे अगर नस कर दिया तो वो क्या करते, बंद करते हैं हाथ, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट किए, तो दिस इज द फर्स्ट एड। तो इसके लिए भी ट्रेनिंग होता है फर्स्ट एड के लिए, पर्सन होते हैं, थोड़ा इन्फॉर्मेशन रहता है उनको, हार्ट अटैक आ रहा है तो उसको किस तरह से रिलीफ दिया जाए, डूब गया तो किस तरह से उसको रिलीफ किया जाए। फर्स्ट एड में क्या क्या चीज़ रहता है पहले भी कुछ तो इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए, फिजिकल हम लोग करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, कुछ जो मेडिकल जो मटेरियल रहते हैं किट में, देखो क्या क्या रहता है, बैंडेज रहा, बड़े छोटे साइज का अलग है, वुंड जख्म हो गया है, कट गया तो उसके लिए मेडिकेटेड कॉटन है, हैंड ग्लव्स है, एंटीसेप्टिक है, उसमें डिजीज इन्फेक्शन ना हो, नीडल है, इंजेक्शन है, सब देने के लिए, कट करने के लिए सीजर है, थर्मामीटर है, फीवर चेक करने के लिए। मॉक ड्रिल भी किया जाता है हमें, मॉक ड्रिल मतलब बताने के लोगों को अवेयर करने के लिए कि हाँ कि होगा तो क्या करने का। तो एक तो जो टीम है वो प्रैक्टिस करती है, लोगों के लिए भी किया जाता है स्कूल कॉलेज में कि अगर आग लग गया तो कैसे बचाने का, फ्लड आ गया तो कैसे करने का है। तो ये मॉक ड्रिल प्रैक्टिस किया जाता है पहले से चेक करने के लिए कि हमें क्या करना होगा जब रैली में होगा। तो पहले इंफॉर्मेशन फर्स्ट रेडी होगा, रिवीजन हो रहा है,
हमें क्या करने के लिए है, जब एक्चुअली जब होगा तो मॉक ड्रिल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई कपड़े कोई आदमी इंसान जल रहे हैं तो कोई जल रहे हैं इंसान तो इसको किस तरह से बचाने का है, तो ये मॉक ड्रिल में इंक्लूड होगा। सिलेंडर गैस किस तरह से अगर आग लग गया तो किस तरह से उसको बुझाने का, दिस ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड। फर्स्ट ड्रिल का ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपिंग रिस्पॉन्स टू द डिजास्टर। रिस्पॉन्स डिजास्टर है तो उसको किस तरह से हैंडल करने का ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा। दूसरे कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, हॉस्पिटल है, पुलिस फोर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, वॉलंटियर टीम है, इनके साथ कोऑर्डिनेट कैसे करने का है, तो ये चीज भी इसमें मॉक ड्रिल में इंक्लूड करने का। उनको इन्फॉर्म करने का, एक आदमी इन्फॉर्म कर रहा है, एक आदमी एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर रहा है, एक आदमी एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो विक्टिम है उसको शिफ्ट कर रहा है, तो ये सब उसमें इंक्लूड हो रहा है। हाँ, आइडेंटिफिकेशन भी हमारा खुद का कितना एबिलिटी, हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे फॉरन रिस्पॉन्स कर सकते हैं, तो ये मॉक ड्रिल में ऑब्जेक्टिव है। चेकिंग द कॉम्पिटेंसी ऑफ प्लान एक्शन, जो एक्शन हुआ था वो कितना सक्सेसफुल है, वो ऐसे ही नहीं जस्ट हवा में एक्शन हो रहा है, नहीं कुछ एरर हो रहा है, कुछ उसमें मिस्टेक हो रहा है, तो वो सब भी चेक किया जाता है मॉक ड्रिल में। So this is a chapter called disaster management. We have completed this chapter. This chapter is very easy and important also. आप एक बार रिवाइज करो बुक से, आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ समझ में आएंगे। तो ये चैप्टर अभी पढ़ाने का मकसद ये था, पर्पस, कि साइंस में कुछ टफ चैप्टर भी है जो चैलेंजिंग चैप्टर है और कुछ इजी चैप्टर भी है। तो वन स्टूडेंट ऐसा नहीं हो कि साइंस में सारे चैप्टर चैलेंजिंग है, इजी कुछ भी नहीं है, तो आपके लिए दोनों चीज़ें हैं। और चैप्टर है वेरी स्कोरिंग, मार्क्स इसमें भी आने वाले अच्छे खासे मार्क्स, तो आप स्कोरिंग कर सकते हो। तो बी हैप्पी विद द साइंस। ओके, अस्सलाम वालेकुम।